रितिका और करण एक वर्किंग कपल थे जो कि मुंबई के पवई एरिया में शिफ्ट हुए थे विद देयर बेबी जिसकी उम्र 6 महीने की थी और उसका नाम था आरव। दोनों ही कॉर्पोरेट जॉब्स में थे और बेबी के लिए फुल टाइम नैनी ढूंढ रहे थे। नैनी एक ऐसी औरत जो जब रितिका और करण बिजी हो, अपनी जॉब में हो, तो उनके बच्चे का ध्यान रख सके, उनके बच्चे की देखभाल कर सके, एक नानी की जॉब कर सके, एक नानी की तरह ही उस बच्चे का ध्यान रखे, उसे पाले पोसे और उसको प्यार करे। तो ऐसी एक औरत ये लोग ढूंढ रहे थे जिसको नैनी भी बोला जाता है मुंबई में। ये लोग हर जगह ऑनलाइन पूछताछ करते हैं, आगे पीछे नेबर से हर जगह पूछताछ करते हैं, बट एक अच्छी नैनी मिलना बड़ा मुश्किल था। और ऐसे आप किसी को भी नहीं रख सकते क्योंकि आपके बच्चे की देखभाल का सवाल है, आपके बच्चे का सवाल है, तो ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए शुरू के 1-2 हफ्ते तक तो इन्हें कोई भी नहीं मिलता, बट देन एक दिन सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको एक मैसेज मिलता है, एक्सपीरियंस्ड नैनी अवेलेबल, बैकग्राउंड वेरीफाइड, फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। नाम था रेखा शर्मा। रितिका बिना टाइम वेस्ट करे सीधा रेखा को कॉल कर देती है और उसको अपने घर आने के लिए कहती है। एंड अगले दिन रेखा रितिका के घर आ जाती है। वाइट कॉटन कुर्ता पहने, टाइट बन बांधे रितिका के घर में आती है। इंटरव्यू सिंपल था। रेखा ने कहा उसके पहले एम्प्लॉयर्स बेंगलोर में थे, बच्चा बड़ा हो गया तो फिर जॉब छोड़नी पड़ी। जब रितिका ने बैकग्राउंड चेक की बात करी, रेखा ने उसे बातों में उलझा दिया और रितिका बैकग्राउंड चेक करना भूल गई। अब रितिका को भी नैनी मिल नहीं रही थी और ये पहली कोई नैनी थी जो उन्हें सही भी लग रही थी। तो बिना ज़्यादा पूछताछ करे रितिका रेखा को हायर कर लेती है। अब पहले कुछ दिन तो बहुत सही जाते हैं। आरव का जो नेचर होता है वो पहले से ज़्यादा काम हो जाता है। रितिका को भी लगता है कि रेखा काफ़ी अच्छे से आरव का देखभाल कर रही है, उसको अच्छे से चीज़ें सिखा रही है, तभी तो पहले से ज़्यादा काम हो चुका है, अच्छे से रह रहा है। रितिका अक्सर आरव को बेबी मॉनिटर से हर टाइम देखती रहती थी और उसको भी कभी कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा। रेखा भी अपना काम शांति से करती और कभी भी छुट्टी नहीं लेती थी, सब कुछ साफ सफाई से करती और आरव का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा करती। पर एक दिन रितिका की क्लाइंट मीटिंग थी जो कि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो चुकी थी। तो रितिका क्या करती है कि 4 बजे ही घर वापस आ जाती है। दरवाजे को बड़े आराम से खोलती है ताकि अगर आरव सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब ना हो। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि पूरे घर में काफ़ी सन्नाटा था और हर जगह साफ़ सफाई हो चुकी थी, कहीं पे भी कोई भी आवाज़ आ नहीं रही थी, ना आरव की ना ही रेखा की। तो रितिका को लगता है कि शायद रेखा आरव को सुला रही है। अब जैसे ही रितिका आरव को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, उसके रूम में एंटर करने से पहले ही उसे एक आवाज़ आती है, बड़ी हल्की सी और बड़ी एकदम प्लेन टोन में, किसी औरत की आवाज़। रितिका हल्का सा दरवाज़ा खोलकर जब अंदर देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले ज़मीन मानो पूरी खिसक चुकी थी। रेखा एक कुर्सी में बैठी हुई थी जो कि आगे पीछे झूल रही थी और आरव रेखा की गोद में था, एकदम गहरी नींद में। लेकिन वो नींद बिल्कुल भी यूजुअल नहीं थी। उसकी बॉडी बिल्कुल लूज़ और लाइफलेस सी लग रही थी, जैसे कि ट्रांस में चले गई हो। और रेखा आरव के कान के पास अपना मुंह ले जाकर कुछ बोल रही थी। ना तो वो लोरी थी ना गाना था, कुछ फ्रेजेस थे, बार बार सिर्फ एक ही लाइन वो आरव के कानों में बोले जा रही थी, तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा, तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा। और ये बोलते वक्त रेखा की जो इमोशन थे वो काफ़ी ज़्यादा उसके फेस पे दिख रहे थे। मतलब वो एकदम साइलेंट होके ऐसा लग रहा था जैसे कि आरव को ज़बरदस्ती ये बोलना चाह रही है। रेखा की आंखें आधी बंद और आधी खुली हुई थी। रितिका को देखकर बड़ा अजीब लगता है। रितिका सीधा जाती है और लाइट्स ऑन कर देती है। जैसे लाइट ऑन होती है रेखा आराम से अपनी आंखें खोलती है। ना उसे कोई डर लगता है ना ही कोई शौक, ना उसके चेहरे पे कुछ भी ऐसा दिख रहा था कि मैडम इतनी जल्दी कैसे आ गई, ये क्या एकदम से लाइट ऑन कर दी, कुछ भी नहीं। बड़े आराम से आंखें खोली और रितिका को देखकर बोला कि लोरी ही तो थी मैडम, आजकल हर माँ अपने बेटे को यही लोरी तो सुनाती है। उसके एक्सप्रेशन डिस्टर्बिंगली ब्लैंक थे। उसकी वो लोरी, उसका एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं रितिका को अंदर से डिस्टर्ब करने लगे थे। रितिका ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर एक अजीब सा डर उतर गया था। लोरी थी या फिर कुछ और। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। तभी एक दिन रात के टाइम जब दोनों अपने ऑफिस के कुछ काम कर रहे थे, तभी रात के करीबन 1:12 हो रहे थे। मॉनिटर में हल्की सी स्टैटिक नॉइस आती है, जैसे FM रेडियो की ख़राब फ्रिक्वेंसी। फिर एकदम से उस स्टैटिक नॉइस के बीच में एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, श्श, चुप हो जा बेटा, मैं यहीं हूँ। आवाज़ हल्की थी लेकिन डीप,
और अननेचुरल, जैसे स्पीकर के अंदर कोई बोल रहा हो लेकिन वॉल्यूम के बिना। रितिका ने मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन में आरव ठीक था, थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे किसी की बात सुन के रिएक्ट कर रहा हो। करण ने तुरंत रिमोट उठाया और मॉनिटर का वॉल्यूम म्यूट कर दिया। थोड़ा इरिटेट होकर बोला, ये मॉनिटर फिर से ग्लिच मार रहा है, कल रिपेयर करवाना पड़ेगा। रितिका ने उस मूवमेंट पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि कहीं वो खुद ही कंफ्यूज थी कि ये सच में कोई ग्लिच है या फिर सच में किसी और ने कुछ बोला है। और यही कंफर्म करने के लिए रितिका आरव के रूम में जाती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि आरव सो रहा था, जो कि थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि जब वो मॉनिटर में देख रही थी तो आरव जगा हुआ था, बट उसके जाते ही वो सो चुका था। ठीक है, उसको नींद आ गई होगी, सो रहा होगा, रितिका को भी नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ तो था जो रितिका को अजीब सा फील करवा रहा था, कुछ बड़ा अजीब सा, क्योंकि वो जो आवाज़ उसने सुनी थी ना कि सो जा बच्चा मैं यहीं हूँ, वो नॉर्मल नहीं थी। वो टोन, वो आवाज़, वो ऐसा लग रहा था जैसे रितिका के दिल में बस चुकी है, वो उसे डरा रही थी। और उस रात के बाद से आरव के रूम में कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि जो मॉनिटर था वो फ्रिक्वेंटली ग्लिच करता रहता था, और जो उसके रूम का टेम्परेचर था वो भी पता नहीं क्यों बट लो हो गया था। मतलब बाकी जगह अगर गर्मी है तो उसके रूम में जाते ही ठंड लगने लग जाती थी। और आरव बीच बीच में सोते सोते ही उठ जाया करता था बिना किसी रीज़न के, जो कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। संडे की आफ्टरनून का वक्त था। करण ऑफिस के काम निपटा रहा था और रितिका ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा डाउन टाइम लेगी। आरव को अपने पास लिटा के पुरानी फ़ोटो एल्बम्स निकाल ली और बेबी के साथ बात करने लगी। देखो बेबी, ये गोवा वाली ट्रिप है, यहाँ मम्मा और पापा ने छुट्टियाँ मनाई थी जब तुम अभी हमारे पास आए भी नहीं थे। एल्बम के लेमिनेटेड पेजेस को पलटाती हुई रितिका काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। तभी एक पेज पे उसकी नज़र रुक जाती है। एक कैंडिड बीच फ़ोटो थी। रितिका ने सनग्लासेस लगाए हुए थे। करण कोकोनट वाटर पी रहा था। पीछे एक लंबी वाइट फेंस थी और उसके एक कोने में एक ब्लर सी फीमेल फिगर दिख रही थी। पहले तो ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में रितिका का अचानक से उस फोटो पे ध्यान जाता है, उस औरत पे जो कि काफ़ी ब्लर दिख रही थी। रितिका क्या करती है, जो एल्बम होती है उसकी फ़ोन में फ़ोटो लेती है और फिर उस फ़ोन को जूम करती है, उस फोटो को जूम करती है, उस लड़की पे फोकस करती है तो एक औरत थी जिसने सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना हुआ था। और ऑल्दो वो आउट ऑफ फोकस थी, थोड़ी ब्लर थी, बट उसे देख के इतना रितिका को समझ आ रहा था कि ये तो बिल्कुल रेखा जैसी लग रही है। इनफैक्ट लग क्या रही है, ये तो रेखा ही है। रेखा वहाँ पर नॉर्मली खड़ी थी, एकदम एक्सप्रेशनलेस। उसकी आंखों में स्टेयर था और चेहरे पे बड़ी गंभीरता थी। ऑल्दो आउट ऑफ फोकस थी, जो पूरी फ़ोटो थी वो आउट ऑफ फोकस थी, लेकिन इतना दिखाई दे रहा था। रितिका अचानक से कांपने लग गई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रितिका तुरंत करण को बुलाती है। करण, एक सेकंड ये देखना ज़रा। करण जब फ़ोटो को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है कि रेखा एग्जैक्टली वहाँ पर क्या कर रही थी। जब फ़ोटो की डेट देखी जाती है तो थी December 14, 2022। करण बोलता है कि रेखा तो हमें अगस्त 2023 में मिली थी, और ये औरत इस फ़ोटो में, वो भी इस डेट पर। करण को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है। करण के चेहरे पे क्लियरली कन्फ्यूज़न दिख रही थी, क्लियरली डाउट्स दिख रहे थे, लेकिन वो रितिका को शांत करने के लिए बोलता है कि अरे कोइंसिडेंस होगा, होता है कभी कभी। बोलते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है और आप कभी ना कभी एक दूसरे से टकरा ही जाते हो, तो बस क्या पता रेखा का हमारी किस्मत में आना लिखा होगा, क्या पता भगवान ने ही रेखा को चुना हो हमारे आरव के लिए, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। ऑल्दो करण ये सब बोल रहा था, इतनी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन करण के चेहरे पर एक अजीब सा डाउट दिख रहा था। लग रहा था कि वो जो भी बोल रहा है वो दिल से नहीं बोल रहा। और फिर अगले कुछ दिनों में रितिका ने एक डिस्टर्बिंग चेंज नोटिस किया। आरव, जो पहले सबके साथ कंफर्टेबल था, दादी, बुआ, नेबर्स, अब किसी के भी गोद में नहीं जाता था, और अगर उसको कोई भी अपनी गोद में ले ले तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता, चाहे रितिका ही क्यों ना हो। जैसे ही वो उसे गोद में लेती, आरव अपना चेहरा दूर धकेल देता, रोने लगता और अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर ऐसे हवा में मारने लग जाता, जैसे वो रितिका के पास भी आना नहीं चाहता, जैसे वो किसी और को ही ढूंढ रहा हो। सिर्फ रेखा ही थी जिसकी गोद में जब आरव जाता था तो एकदम खुश हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था, जैसे कि मानो आरव को दुनिया में सिर्फ रेखा की ही गोद में जाना था। सिर्फ रेखा ही थी जिसकी गोद में जाकर आरव को शांति मिलती थी,
एक बार तो ऐसा हुआ कि रितिका आरव को काफ़ी देर तक गोद में रखती है, उसको अपने पास रखना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी, उसके साथ बातें करना चाहती थी। बट आरव ना सिर्फ रितिका से ऐसे अपना मुंह घुमा दे रहा था, बल्कि जिस साइड रेखा खड़ी थी बार बार उसकी तरफ देखकर अपने हाथ फैला दे रहा था, जैसे कि आरव चाहता था कि रितिका से हटकर रेखा के पास जाना। जैसे कि कुछ इमोशन था जो कि आरव का रेखा के साथ जुड़ चुका था, जैसे कि मानो रेखा आरव की माँ हो। एक और बार की बात है, जब रेखा छुट्टी पे थी तब रितिका ने आरव को नींद में सुलाने की कोशिश करी। वो बार बार अपने सर को उसके सीने से अलग करता रहा। आरव रेस्टलेस हो गया और जब फाइनली आंखें बंद करी तो हल्की सी आवाज़ में कुछ बोला। एक हल्की सी आवाज़, पहली बार सुनने में लगा कि नॉर्मल बैबल कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक रिदम था, जैसे आरव कह रहा हो माँ। उसकी एज के हिसाब से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। आरव इतनी छोटी उम्र में कैसे बोल सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो भी बोल रहा था रितिका को ऐसा लग रहा था कि वो माँ बोल रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो माँ बोलना चाह रहा है। अच्छा, जब आप अपने बच्चे के मुंह से माँ सुनते हो तो इससे ज़्यादा बड़ा खुशी का दिन कुछ होता नहीं है, लेकिन रितिका के लिए ये खुशी का दिन नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आरव माँ बोल तो रहा है लेकिन रितिका को नहीं बोल रहा, रितिका की तरफ देखकर भी नहीं बोल रहा, वो रेखा की तरफ देखकर बोल रहा था। ऑल्दो रेखा वहाँ थी भी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रेखा को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें रेखा को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते वो माँ माँ ये बार बार पुकार रही थी। रितिका अपने ही बच्चे के लिए एक अजनबी सी बनने लगी थी, और जो बॉन्डिंग एक माँ और उसके न्यू बॉर्न के बीच में होनी चाहिए थी वो ग्रेजुअली किसी दूसरी औरत के साथ बनती जा रही थी। एक ऐसी औरत जिसका पास्ट भी अनक्लियर था। आरव के जेस्चर्स, उसका स्लीप पैटर्न, उसके कंफर्ट रिएक्शंस सब रेखा के साथ ही जुड़ने लगे थे। रितिका के लिए ये सब देखना इमोशनली एग्जॉस्टिंग था। उसका मेंटल इंस्टिंक्ट चीख के कह रहा था कुछ तो गलत है, पर दिमाग का लॉजिकल पार्ट उस फीलिंग को सरप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अब रितिका रेखा पर नज़र रखने लगती है, दूर से ही रेखा को देखने लगती है। तो एक बार की बात है, रेखा आरव को अपनी गोद में लेकर बड़े प्यार से झूला झुला रही थी। रेखा आरव को प्यार से देख रही थी, लेकिन उस प्यार में माँ की ममता कम और किसी और चीज़ की ओनरशिप ज़्यादा लग रही थी, जैसे रेखा कह रही हो कि ये मेरा है। और उस मोमेंट में रितिका को लगता है कि शायद रेखा सच में आरव को रितिका से छीनना चाह रही है। उस रात को आरव फिर से नींद में ही माँ माँ ऐसे बोलने लगता है। एकदम क्लियर नहीं, बट उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि वो माँ बोलने की कोशिश कर रहा है और वो नींद में है। और अब रितिका ने ठान ली कि बस अब मैं और ज़्यादा इग्नोर नहीं करूँगी। सुबह सबसे पहले रितिका क्या करती है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर रेखा के बारे में पता चला था शुरू में, राइट। तो जिसने उसके बारे में मैसेज डाला था कि ये एक नैनी है और जिसे चाहिए वो रख लो, तो जिसने वो मैसेज किया था उसको कॉल कर देती है रितिका। सामने से एक बूढ़ी औरत होती है जो कि कॉल उठाती है। रितिका बोलती है कि नमस्ते आंटी जी, आपने रेखा का रेफरेंस दिया था ना, तो क्या आपको रेखा के बारे में पता है? क्या वो आपके यहाँ पे भी नैनी का काम करती है? और वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कन्फ्यूज़न में बोलती है कि बेटा कैसा रेफरेंस, मैंने तो कोई रेफरेंस नहीं दिया था और मेरे पास तो कोई भी रेखा नाम की औरत काम ही नहीं करती है। रितिका ने थोड़ा सा पुश किया ये याद दिलाने का कि कैसे उसे व्हाट्सएप ग्रुप में उस आंटी ने मैसेज किया था, लेकिन तभी रितिका को याद आता है कि रेखा ने तो कोई आईडी प्रूफ दिया ही नहीं था उसे। उसने तुरंत करण को फ़ोन किया और बोला मुझे लगता है रेखा ने हमें झूठ बोला है, उसका रेफरेंस नंबर भी झूठा निकला। करण एकदम से रितिका को बोलता है कि आईडी प्रूफ देख लेते हैं, पुलिस के कॉन्टैक्ट से वेरीफाई भी करवा लेते हैं। पर तब रितिका ने बोला कि शुरुआत में काम के प्रेशर में उसने रेखा की कोई आईडी ली ही नहीं है और बाद में उसके दिमाग से आईडी लेना निकल ही गया था। और उस पल पहली बार करण सीरियस हुआ था। दोनों ने तुरंत बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से मिलने का डिसाइड किया। सोसाइटी के हेड गार्ड तावड़े जी, जो हर फ्लैट में आने जाने वाले लोगों की डेली एंट्री लिस्ट मेंटेन करते थे और सीसीटीवी कैमरा का भी बेसिक आइडिया रखते थे, उनसे रितिका ने पूछा तावड़े जी एक बात पूछनी थी, रेखा जो मेरे यहाँ नैनी का काम करती है वो हर दिन सुबह 9 बजे आती है, आपने तो उसे देखा होगा। तावड़े जी एकदम से सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं रेखा? कौन रेखा मैडम? आप खुद ही तो अपने बेबी के लिए आती हो, पर मैंने किसी औरत को आते हुए नहीं देखा। करण ने कहा कि तावड़े जी वो 3 महीने से आ रही है, रोज़ एक भी दिन ऑफ नहीं लिया है। और तावड़े जी ऐसे ना करते हुए सर हिलाते हैं। मैडम मैंने गेट पे उसका नाम कभी एंट्री लिस्ट में नहीं लिखा है और ना ही उसकी कभी आईडी देखी है, ना विजिटर रजिस्टर में साइन किया है, और वो तो सीसीटीवी फुटेजेस में भी नहीं आई है। क्या वो लिफ्ट से आती है या फिर सीधा
रितिका और करण एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखों में पूरा कन्फ्यूज़न, डिसबिलीफ और एक उभरता हुआ डर। उन्होंने तो हमेशा माना था कि रेखा गेट से आती होगी, कभी उसको पर्सनली गेट से आते हुए देखा नहीं था, पर उन्हें यही लगता था। पहले दिन तो खुद ही वो घर पे आ गई थी, फ्लैट की घंटी भी बजा रही थी। अच्छा, गेट से आने का मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे तो एक होता है मेन गेट, जहाँ पे अगर सोसाइटी वाले जाते हैं तो बिना किसी लिस्ट में एंट्री करवाए उनको अंदर ला सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग नहीं जाते तो प्रॉपर वहाँ पे एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि गेस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड दिया, एंट्री करवाई पूरा, और रजिस्टर में साइन करवाए, वो सब चीज़ें करनी पड़ती है, तभी उन्हें अंदर आने दिया जाता है। और ये दोनों रितिका और करण कभी भी रेखा को लेने मेन गेट पर गए नहीं थे। इसका मतलब अगर रेखा आ रही है तो पूरे वो जो प्रोटोकॉल्स है उन्हें फॉलो करके ही आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। करण सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है, लेकिन 3 दिन बाद सिक्योरिटी ऑफिस ने कहा, सर आपके फ्लोर के कैमरास तो रेनोवेशन के टाइम से ही डेड पड़े हैं, सिग्नल लास्ट अपडेट दिखाता है वो भी 3 मंथ्स पुराना। और अब दोनों करण और रितिका के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनको लग रहा था कि कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो हमारे बच्चे को कुछ कर तो नहीं देगी, कहीं वो हमारे बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लेगी। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन सच्चाई से अभी भी ये दोनों बहुत दूर थे। काफ़ी दिनों तक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद रितिका ने फाइनली डिसाइड किया, अब और नहीं, मुझे पता करना ही होगा कि ये औरत आखिर है कौन। उसने ऑनलाइन से एक मोशन सेंसिटिव हिडन नैनी कैम मंगवाया और उस कैमरे को टेडी बियर के अंदर छुपा दिया, जो बेबी क्रिब के सामने शेल्फ पे सेट किया गया था। और ये बात रितिका करण को भी नहीं बताती है। अब कुछ दिन बाद रेखा वापस आने वाली थी। अभी तक वो छुट्टी पर थी, करीबन 1-1.5 हफ्ता बीत चुका था। अब रेखा वापस से अपनी ड्यूटी पर लग जाती है, रोज सुबह आना और आरव को संभालना। अब रितिका ने क्या करा कि रेखा पर पूरे टाइम नज़र रखना चालू कर दिया। अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वो बस एक जगह बैठी रहती, कभी दोस्त के घर, कभी किसी रिलेटिव के घर, और पूरे टाइम रेखा को देखती रहती उस कैमरे के थ्रू। और एक चीज़ वो नोटिस करती है कि रेखा आरव को अपनी गोद में लेकर एक चीज़ हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी जान, मुझे फिर से माँ बनने का हक मिला है और इस बार कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। ये सुनकर रितिका को रेखा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि रेखा एक नैनी नहीं बल्कि एक माँ बनना चाहती है, वो आरव को अपना बेटा बनाना चाहती थी। एक बात तो बहुत नॉर्मल हो चुकी थी कि रेखा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, बट रितिका को जानना था कि आखिर ये औरत असल में है कौन। अच्छा, अब रितिका आरव को लेकर ऐसी सोसाइटी के गार्डन में घूम रही थी, तभी वो गार्ड वापस वहाँ जाते हैं, तावड़े जी, और पूछते कि क्या हुआ मैडम, आपको पता चला उस बेबी सीटर के बारे में? तो बोलती है हाँ, अभी आ भी रही है, आजकल आने लग गई है वापस से, छुट्टी उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर वो आपके घर आती है तो उन्हें बोलिएगा कि जब भी आती है तो सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और रजिस्टर में अपना नाम लिखवा कर ही आएँ। और ये सुनने के बाद वापस से रितिका का दिमाग चलता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई औरत हमारे घर में इतने टाइम से आ रही है और सोसाइटी के किसी भी गार्ड ने उसे देखा तक नहीं है। तभी अचानक से जब ये सब बातें चल रही थी, वहाँ पर एक और गार्ड आ जाता है जो कि इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पुराना गार्ड था। मतलब वो काफ़ी 10-15 साल से इसी सोसाइटी में काम कर रहे थे। वो गार्ड जब आते हैं वो रितिका की ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं कि रेखा उनके वहाँ आती है, नैनी का काम करती है, ये सब। तो वो पूछते हैं कि मेम साहब आपके फ्लैट का नंबर क्या है? रितिका अपने फ्लैट का नंबर बताती है तो गार्ड हिल जाता है और वो रितिका को कुछ ऐसा बताता है जिस पर रितिका को विश्वास हो ही नहीं रहा था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो शायद मानने को तैयार ही नहीं थी। वो गार्ड बताते हैं कि मैम, आज से करीबन 8-10 साल पहले आप ही के फ्लैट में एक रेखा नायक नाम की औरत रहा करती थी अपने बेटे के साथ। उसका भी एक छोटा सा बेटा था जो बालकनी से गिर गया था। और ये सुनकर रितिका को अचानक से गूज़बम्स आ जाते हैं। उसने पूछा फिर क्या हुआ? तब गार्ड ने बताया कि बच्चे के सदमे में रेखा ने खुद को स्टोर रूम में बंद कर लिया था और ना जाने कैसे उसकी उसी स्टोर रूम में मौत हो गई थी। उसका हस्बैंड बाहर ही काम करता था और वो अकेली ही पूरे घर में रहा करती थी। कुछ दिन तक उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई, उसको हर जगह ढूंढा गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसका शरीर मिलता है उसी के घर के स्टोर रूम से। और ये सुनकर रितिका का दिल पूरी तरीके से कांप चुका था। रितिका आगे पूछती है कि फिर क्या हुआ? गार्ड बताते हैं कि फिर उस पूरे रूम को रेनोवेट कर दिया गया और स्टोर रूम को परमानेंटली बंद कर दिया गया। रितिका ने तुरंत घर लौटकर करण को सब कुछ बता दिया, गार्ड की सारी बात, स्टोर रूम का राज और सारी चीज़। करण पहली बार ये बात सुनकर स्पीचलेस था।
करण भी इन सारी बातों पे ज़्यादा यकीन करता नहीं था, बट पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका कोई आंसर था ही नहीं। वेल फाइनली करण और रितिका एक डिसीज़न लेते हैं कि हम इस फ्लैट को छोड़ देंगे, ये फ्लैट हमारे लिए नहीं है। हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। आरव ही हमारे लिए सब कुछ है, और अगर हम सबको ये सारी चीज़ें बताएंगे तो बिलीव नहीं करेंगे, वो सिर्फ इन सारी चीज़ों पर हंसेंगे। रितिका ऑलरेडी इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पे थी। उसने करण से कहा, अगर मैंने कुछ भी गलत स्टेप ले लिया और रेखा को गुस्सा आ गया, तो अगर आरव को कुछ हो गया तो। उस रात उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के क्वाइटली पैकिंग शुरू करी। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें उठाई, डॉक्यूमेंट्स, आरव का स्टफ़, बेसिक क्लोथ्स एंड ऑल। रितिका ने ऑफिस से मेडिकल लीव ले ली और सेम दिन अपने ससुराल चली गई। करण ने ऑफिशियली फ्लैट का लॉक चेंज करवाया और रियल स्टेट एजेंट को दूसरा फ्लैट अरेंज करने के लिए बोल दिया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों ने नया फ्लैट ले लिया था, उस फ्लैट से बहुत ज़्यादा दूर। इनफैक्ट इनको तो ऑफिस से भी ये दूर पड़ता था फ्लैट, लेकिन वो बस उस एरिया में रहना ही नहीं चाहते थे। काफ़ी दूर आकर इन्होंने फ्लैट लिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर ना तो रेखा हो ना उसका कोई साया। करण ने नए घर में घुसते ही सबसे पहले जो चीज़ करवाई थी वो थी पूजा। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखवाया पूरे घर में हर एक कोने में, और फिर पंडित जी ने कहा, यह घर अब पवित्र है, जो भी एनर्जी पीछे छूट चुकी है उसे यहाँ आने का अधिकार नहीं है। रितिका को फाइनली रिलीफ मिला और रितिका ने एक संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो जाए मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान जी की पूजा करवाऊंगी। और रितिका आरव के लिए एक हनुमान जी की प्यारा सा लॉकेट भी बनवाती है, जिनमें हनुमान जी के एक बचपन की फ़ोटो थी, वो इनग्रेव्ड थी। ये सिल्वर का लॉकेट था और पंडित जी से पूछकर ही बनवाया गया था। और उसके बाद से आरव रितिका की गोद में आकर सोने लगा था, एक चैन की नींद लेने लगा था, बिना रोए, बिना माँ माँ पुकारे, बिना यहाँ वहाँ देखे, सिर्फ रितिका के पास ही जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे रितिका को वापस से उसका बच्चा मिल गया था, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ रितिका का था, रेखा का नहीं। और इसी के साथ रेखा नाम का चैप्टर रितिका, करण और आरव की ज़िंदगी से ख़त्म होता है, और अब ये फैमिली एक खुशहाल फैमिली की तरह जी रही है, बिना किसी टेंशन और बिना किसी ऐसे, इस फीलिंग के साथ, एक ऐसी फीलिंग जो रितिका हमेशा महसूस करती थी कि उसका बच्चा रितिका को छोड़कर किसी और के पास जा रहा है, रितिका को छोड़कर किसी और को अपनी माँ बुला रहा है। ये फीलिंग किसी भूतनी के डर या फिर किसी क्रिमिनल के डर से भी ज़्यादा डरावनी है, ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और एक ऐसी फीलिंग है जो सिर्फ एक माँ ही फील कर सकती है। हम सब शायद सोच भी नहीं सकते। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।